हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। क्लास 11 के एग्ज़ाम 17 तारीख से स्टार्ट होने वाला है ना। 17 तारीख को आपका लैंग्वेज पेपर है और 18 को आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का पेपर है साइंस वाले बच्चों के लिए। कॉमर्स वालों के लिए उनका सब्जेक्ट है ना अकाउंट्स, और जो फिर आर्ट्स है सेकेंड टाइम में। तो फर्स्ट टाइम में फिजिक्स और केमिस्ट्री है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए केमिस्ट्री का जो वायरल क्वेश्चन है उसको लेकर के आए हुए हैं। ये वायरल क्वेश्चंस तो लिखा हुआ है। इस बार का पैटर्न आपको जरूर जानना होगा कि 9th 10th और 12th और 8 ये भी इतना इतना तो पेपर हो गया आपका, जैक बोर्ड ने कंडक्ट करा लिया। इन सभी पेपर्स में एक कॉमन था कि इन लोग मॉडल सेट कब को केवल उसका पैटर्न फॉलो किया, उसके ऊपर उसके क्वेश्चंस को पर रिलाई नहीं किया। मतलब क्वेश्चंस मॉडल सेट से ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, इसका मतलब है। और क्वेश्चंस जो है वो बुक से ही पूछे गए, मतलब अंदर से। आपको मॉडल सेट में मिलने की संभावना उतनी नहीं थी। हाँ, मेनली 70% आपके थे मॉडल सेट के ही बेस्ड थे, या फिर डिफरेंट डिफरेंट बुक से मिल जाते। लेकिन जो बच्चा अच्छे से पढ़ा नहीं होगा बुक को, है ना, अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, उसके लिए थोड़ा टफ हुआ होगा। तो सेम पैटर्न क्लास 11th में भी फॉलो होगा। तो आप केवल मॉडल सेट पर रिलाई करके एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, ये गलती होगी आपकी सबसे बड़ी। तो मॉडल सेट हमने ऑलरेडी करा रखा है, आप मॉडल सेट को भी देखेंगे। मॉडल सेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैटर्न वही फॉलो होगा। हो सकता है उससे भी क्वेश्चंस 5-10 क्वेश्चंस ऐसे हो जो सीधे पूछ दें, लेकिन साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आया हुआ हूं, है ना। ये जो वीडियो होगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलग से, मॉडल सेट के अलग से। ठीक है, आप उसको पूरा वीडियो को देखेंगे और आई होप कि आप उससे लाभान्वित होंगे। क्यों? क्योंकि ये केवल क्वेश्चंस से नहीं है, कि केवल क्वेश्चंस का आंसर एमसीक्यू टाइप का नहीं है। ये डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको यहां से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर। पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज। 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी? अब देखो 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी ये आपको पता करना है। तो आप सबसे पहला चीज ये नहीं जाना है कि हम सीधे गए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मार देना है टिक, नहीं, पढ़ के जाना है। तो पढ़ के जाना है तो आपको समझ के जाना होगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। और अगर ये समझ गए तो कोई भी 6 ग्राम की जगह पे कुछ भी दे, कार्बन की जगह पर कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम दे, कोई भी एलिमेंट दे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं कि कंसेप्ट को सबसे पहले, कि देखो जो कोई भी एलिमेंट है उसका जो मास नंबर, सीधा सीधे मास नंबर यानी एटॉमिक मास, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। नियर अबाउट यही होता है, मास नंबर के ही इक्विवेलेंट होता है एटॉमिक मास, नियर अबाउट। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है वो कार्बन 12 के, है ना, 1/12 के से कंपेयर करके निकाला जाता है। ठीक है, अब जो एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा यानी मास नंबर होगा, उतना ही ग्राम एटम्स, उतना ही ग्राम जो एलिमेंट है, उतना ही ग्राम एलिमेंट में, एक मोल में उतना ग्राम एलिमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कार्बन है तो कार्बन का एक मोल में कितना ग्राम कार्बन होगा? तो 12 ग्राम। कितना ग्राम? 12 ग्राम। क्यों? क्योंकि 12 जो है उसका मास नंबर है, एटॉमिक मास है किसका? कार्बन का। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन रहेगा तो एक मोल में कितना हो जाएगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो एक मोल में कितना ग्राम होगा? 16 ग्राम होगा। क्लियर है? अब कह रहा है कि कितना मोल प्रेजेंट है किसमें? कार्बन में। तब देखिए, ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि 12 ग्राम जो कार्बन है उसमें कितना मोल है? एक मोल। कितना मोल? एक मोल। तो 6 ग्राम में कितना होगा? 6 ग्राम से पहले हम लोग यूनिटरी मेथड यानी एकक नियम जो है उसको लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो वहां पे आपका 12 ग्राम में एक मोल, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/12। और उसी तरह से ये कितना ग्राम पूछ रहा है? 6 ग्राम। तो 6 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/12 गुने 6। क्लियर है? तो 6 दूनी के 12 यानी 1/2। तो 1/2 यानी 0.5। क्लियर है? तो पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 0.5। क्लियर है? तो
अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन है, ये क्वेश्चन अगर है तो आप इसको आसानी से तो हल कर लेंगे। अगर आपको ये दे दे कि बताइए कि 2 मोल ऑफ कार्बन में 2 मोल ऑफ कार्बन का क्या वेट होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 मोल का कितना वेट होता है 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 12 गुने 2 यानी 24 ग्राम। क्लियर है? तो ये मोल से ग्राम की तरफ हम लोग जाते हैं। यहां क्या है, ग्राम से मोल की तरफ हम लोग इस क्वेश्चन में देखें। अब मोल से ग्राम की ओर जाना है तो क्या कर दिए, उसको मल्टीप्लाई कर दिए नंबर ऑफ मोल से, है ना, किससे कर दिए, उसके एटॉमिक मास से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट IE1, यानी इनमें से किसका IE1 का मान सबसे अधिक होगा। IE1 यानी आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, आयोनाइजेशन ऊर्जा। क्लियर है? तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसका सबसे ज्यादा मान किसका होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, देखो सब एलिमेंट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है ना, दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है? तो अब यहां पे क्या है कि जो ज्यादा स्टेबल होगा उसमें निकालने में उतना ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगा, जो कम स्टेबल होगा उसमें आसानी से कम एनर्जी लगाने के बाद भी वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज होता है एटॉमिक में, चार्ज होगा एटम्स में, वो पीरियड के अक्रॉस क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसीलिए जब चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है ना, नाभिकीय जो आवेश है वो बढ़ेगा, तो जब नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होते रहेगा, तो ज्यादा स्टेबल रहेगा तो उसमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए IE1 क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर हम लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं जाते हैं तो उसका एनर्जी जो ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। और नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे, है ना, ग्रुप में नीचे जाएंगे तो उसका ऊर्जा क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। आई बात समझ में? अब आ जाइए ऑप्शन में। ऑप्शन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर, यानी जो आपका नया पीरियोडिक टेबल है वो किसके आधार पे है, एटॉमिक नंबर के आधार पे है, परमाणु संख्या के आधार पे है। तो हम लोग देखेंगे परमाणु संख्या, कार्बन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 6, उसके 6 के बाद नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और सोडियम का क्या हो गया, 11। क्लियर है? अब जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे इस तरह से, तो पीरियोडिक टेबल आपको दिखेगा इस तरह से, खासकर इस तरह से पीरियोडिक टेबल आपको दिखेगा। इसमें एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हीलियम दिखेगा। क्लियर है? हीलियम को यहाँ पे क्यों, क्योंकि नोबल गैस का यहाँ पे सीरीज होता है ना। अब देखिए आप, अब आपको क्या देखना है कि यहां जो ये एलिमेंट होंगे यहां से यहां तक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो एलिमेंट होंगे इसको बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं, क्षार धातु, यानी अल्काली मेटल। क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल यानी क्षार धातु। उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं, क्षारीय पृथ्वी धातु, अल्कालीन अर्थ मेटल, क्षारीय पृथ्वी धातु। क्लियर है? तो इधर आपका मेटल होते हैं, इधर का नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड होते हैं। ठीक है? अब क्या है, जैसे जैसे इधर बढ़ोगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक ही पीरियड में कौन कौन होते हैं, कार्बन भी होते हैं, है ना, कौन कौन होंगे, कार्बन भी होंगे, फिर नाइट्रोजन होंगे, ऑक्सीजन होंगे। तो और सोडियम, सोडियम क्या हो गया, देखिए लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और लिथियम के नीचे हो जाएगा सोडियम। तो इसके नीचे यहाँ क्या होगा, आई घटेगा और इधर आई बढ़ेगा। तो ई तो घट गया, तो इसका तो कहानी खत्म हो गई है। अब जब इधर बढ़ेगा तो इससे ये इससे ज्यादा होगा, बेरिलियम लिथियम से ज्यादा हो जाएगा, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन हो जाएगा, बोरोन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन। तो इस आधार पर हाईएस्ट IE किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का नहीं होता, किसका होता है? नाइट्रोजन का। क्यों होता है? क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड, यानी जो यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो पी ब्लॉक एलिमेंट कितना होना चाहिए? 6। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो उसके पास कितना है? 1s2 2s5, सॉरी 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 और 3 7, हो गया ना 7। तो ये क्या है? हाफ फिल्ड है ना। तो जब हाफ फिल्ड रहेगा या फुल्ली फिल्ड रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा देन द अदर्स, दूसरे से वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। और जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो क्या देगा? 2p4 देगा। तो हाफ फील्ड कौन है? P3। तो P3 जब हाफ फील्ड है, क्योंकि P पर कितना होना चाहिए? 6, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। तो 3 जो है वो क्या है? आधा भरा हुआ है। तो आधा जब भरा हुआ है तो वो क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। इसलिए इसमें किसका सबसे अधिक होगा? नाइट्रोजन का। आई बात समझ में? तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट द मोस्ट? अब किसका वेट सबसे ज्यादा होगा? अभी हम लोग देखा कि 1 ग्राम, तो ग्राम तो ऑलरेडी वेट है, तो चलो ठीक है। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ वाटर में कितना होगा? वाटर यानी H2O, तो कितना हो गया? 16 और 2 18। 1 मोल वाटर में कितना हो जाएगा? 18 ग्राम, है ना। इसका तो 1 ग्राम हुआ, इसका 18 ग्राम हो गया। 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम। अब 1 मोल सोडियम जो होगा, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास? 23। तो 1 मोल सोडियम में कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। अब H2SO4 यानी 1 मोलिक्यूल H2SO4 में क्या हो जाएगा? 16 चौके 64 और 32 और 2, है ना। तो यानी 98 के आसपास। तो 98 सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका हो गया? 98, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains carbon, hydrogen and oxygen. Its elemental analysis gave carbon 38.71%, हाइड्रोजन 9.67%। द इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड। एक कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, ठीक है। यानी कौन कौन है? कार्बन है ना, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके तत्वों के विश्लेषण से कार्बन 38.71%, कार्बन कितना है? 38.71%। क्लियर है? दूसरा क्या है? हाइड्रोजन जो है वो कितना है? 9.67%। तो ऑक्सीजन कितना बचा? ये दोनों को जोड़ करके 100 से माइनस कर देंगे, तो 9 8 क्या हो गया? 17, है ना। यानी जब 17 हो गए तो है ना, तो जब 17 हो गए तो कितने हो जाएंगे? इसको जोड़ दीजिए, 38.71 और ये कितना हो गया? 9.67। तो 7 और 1 8, 7 6 13, 9 8 17 और 1 18, 3 और 1 4, 48.38 हुए ये दोनों मिला करके, हुए ना। अब 48.38 को घटा दीजिए किससे? 100 से। 100 माइनस 48.38, तो ये कितना हो जाएगा? 2, है ना। 6 48 हो गया तो कितना हो जाएंगे? 1 51, 51.62। क्लियर है? अब क्या है, तीनों का तुमको पता चल गया कि कार्बन का क्या है? 38.71 और हाइड्रोजन का क्या है? 9.67 और उसका कितना है? ऑक्सीजन का 51 पॉइंट समथिंग, यानी 78 जो भी था, 72 या 62 जो भी। अब देखो इसमें से सबके एटॉमिक मास से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का तो 1 ही हो जाएगा और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। तो इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 3 36, 3 पॉइंट समथिंग होगा। इससे करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग होगा, इससे करेंगे तब भी 3 पॉइंट समथिंग होगा। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट समथिंग में सबसे कम कौन है? 3 है।
अब 3 से क्या करो, सब में डिवाइड कर दो। तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे कार्बन में तो कितना आ जाएगा, 1 दे देगा। 3 से हाइड्रोजन में डिवाइड करेंगे 9 में तो कितना दे देगा, 3 दे देगा। और ऑक्सीजन में 3 से करेंगे तो कितना दे देगा, 1 दे देगा। यानी क्या हुआ, सी का 1, हाइड्रोजन का 3 और ऑक्सीजन का 1, यानी CH3O। क्या हो जाएगा, CH3O। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज आर इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। यानी निम्नलिखित में से किसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होगी वो 6 ग्राम कार्बन के उपस्थित के बराबर होगी। अब देखो परमाणु संख्या यानी जो 12 ग्राम में जितना एटम है, यानी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, यही है ना। मान लीजिए इसको x मान लीजिए, तो 12 ग्राम में x एटम यानी इतना एटम है, तो 6 ग्राम में कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 1/2, यानी यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ ऊपर 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी के 12 यानी 1/2 हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि आधा इसमें से कौन है, वही देखोगे। इथेन का कितना होता है, इथेन यानी C2H6, तो 6 हो गया और 14 दूनी 28, 28 और 6 34, 34 को 6 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 चुके 32, नहीं आ रहा है, 1/2 नहीं आ रहा है। मीथेन देखिए क्या हो जाएगा, CH4, तो C का कितना हो जाएगा 12 और इसका 4, 16 हो जाएगा। यानी इसका क्या है 1/2 आया कि नहीं, 8/16, तो 1/2 आ गया। इसलिए कौन होगा, पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोललिटी। क्या कह रहा है, मोललिटी। ये ध्यान रखिएगा, मोललता और मोलरता है ना, मोललता और मोलरता। मोललता से भी एक प्रश्न रहेंगे और मोलरता से भी एक प्रश्न रहेंगे, दोनों से प्रश्न रहेंगे, एकदम आप लिख करके रख लीजिए, है ना। तो इसमें होता क्या है, मोललिटी क्या है। मोललिटी में हो गया केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट की संख्या, विलेय और विलयन होता है ना, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1 केजी में कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, यही क्या होता है, मोललिटी। ठीक है, मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या 1 किलोग्राम बिलियन में, विलायक में, है ना, जो विलायक और विलेय होता है ना, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, सॉल्वेंट में, जिसमें घुल रहा है ना। ठीक है, तो विलायक और विलेय जो है उसमें कितना घूम रहा, विलायक जो सॉल्यूट जो है वो घुल रहा है सॉल्वेंट में पर केजी में, यही होता है मोललिटी। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखिए तो मोललिटी क्या हो जाएगा, कितना नंबर ऑफ मोल कह रहा था, पहले HCl का क्या निकालिएगा, मोल निकालिएगा। तो HCl का एटॉमिक मास यानी पर मॉलिक्यूलर मास, है ना, क्या हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मास इसका हो जाएगा हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, यानी क्या हो जाएगा 36.5। क्लियर है, तो 36.5 ग्राम का मोल कितना हो गया 1, तो 18.25 ग्राम का कितना हो जाएगा 1/36.5 गुने क्या हो जाएगा 18.25, 18.25 क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, इससे काटोगे तो क्या बार में कटेगा 2 बार में, तो यानी 1/2 मोल कितना आ गया 1/2, तो 1/2 मोल हो गया। अब पर केजी ऑफ सॉल्वेंट तक यानी कितना ग्राम है 500 ग्राम है, तो इसको हजार में बदलने के लिए क्या हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1000 से जो डिवाइड किया वो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, है ना, 5 दूनी के 10, ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 स्मॉल m यानी मोललिटी यानी मोललता, मोल। तो ठीक है, तो उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए जिसमें इतना ग्राम HCl गैस 500 ग्राम जेल में घुली हुई है। क्लियर है, तो अब आप बना लेंगे।
चलो अब क्या है मोलरिटी, कि बिलियन की मोलरिटी मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 मिलीलीटर। मोलरिटी क्या हो जाएगा, 1 लीटर में, वहां पे 1 kg था ना, और यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है ना। ठीक है, तो अब 1 लीटर में कितना हो जाएगा, वही चीज है, इसका पहले मोल ज्ञात करें। तो सोडियम का कितना हो जाएगा 23, और एटॉमिक मास 23, और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 35.5, यानी 23 5 58 है ना, 58.5। तो 58.5 ग्राम 1 मोल का होता है। तो 5.85 ग्राम में कितना मोल होगा, तो क्या हो जाएगा 5.85 बटा क्या हो जाएगा 58.5, यानी नंबर ऑफ मोल बराबर होता है ना, ग्राम में द्रव्यमान की संख्या, ग्राम में द्रव्यमान की, मास इन ग्राम। ठीक है, ग्राम में द्रव्यमान की, ठीक है, मतलब द्रव्यमान होगा किसका, सॉल्यूट का, है ना, यानी उसकी द्रव्यमान बटे उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास इन ग्राम, ठीक है, ग्राम में द्रव्यमान और बटे उसका मॉलिक्यूलर मास। तो अब ये जो होता है ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल हो गया। तो 5.85 बटे 58.5, इसको काटोगे तो ऊपर 10 होगा, और इसको काटोगे तो नीचे 100 होगा। 1 0 से 1 0 कट गया, इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/10। अब 1/10 जो है वो क्या है, इसका नंबर ऑफ मोल हो गया। अब पर लीटर यानी कितना लीटर है, 500 ml है, तो इसको लीटर में बदलने के लिए बटे 1000 कर देंगे। तो 500 से ये कट गया 2, तो कितना हो जाएगा 0.2 मोल पर लीटर। 1 लीटर में कितना मोल है 0.2, यही इसकी क्या हो जाएगी मोलरता, क्या हो जाएगी मोलरता हो जाएगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। अब देखो जो भी एलिमेंट ऐसे लिखा हुआ है X B और यहां पे A, तो ये जो A है ये हो जाएगा क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब परमाणु संख्या, और ये क्या हो जाएगा मास नंबर, है ना, ये क्या हो जाएगा मास नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या, यानी परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु संख्या होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर या फिर प्रोटॉन के संख्या के बराबर। तो 89 जो होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहां है और यहां, ये दोनों बराबर, यहां पे भी बराबर, यहां से यहां भी बराबर है। तो ऊपर वाला तो होगा नहीं। अब क्या है कि ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया प्रोटॉन। अब कह रहा है कि न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन ये हम क्या बोले मास नंबर है, तो मास नंबर बराबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो मास नंबर कितना है 231 माइनस प्रोटॉन कितना है 89, या प्रोटॉन कहिए या फिर इलेक्ट्रॉन कहिए, है ना। तो 89, तो इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 142। कितना आ जाएगा 142। तो 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 89 142 89। अब आराम से आप बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है ना, तो 2 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका मास नंबर 2, है ना, यानी प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर उसका सेम होना चाहिए और लेकिन एटॉमिक नंबर उसका क्या है डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सॉरी सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसको क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, तो एटम्स विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड। तो क्या होता है कि
एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है, बराबर होती है, और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जिसका परमाणु संख्या समान हो और मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग हो। जैसे हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का है ना, तो हाइड्रोजन का प्रोटियम 1 1, ड्यूट्रियम 1 2, ट्रिटियम 3 1, तो ये क्या है, ये अलग हो रहा है कि नहीं, मास नंबर क्या हो रहा है, द्रव्यमान संख्या जो है क्या हो, बराबर अलग अलग हो रहा है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जो है वो क्या है, बराबर है, तब बोलेंगे इसको आइसोटोप्स। लेकिन अगर इसके जस्ट विपरीत हो जाए, विपरीत कहने का मतलब है कि कोई एक तुम्हारा एलिमेंट है, जैसे एक्स है, उसका ये 2, ये तुम्हारा 3 है ना, फिर एक्स ये 2 ये 4, यानी क्या है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है और परमाणु संख्या क्या है, सेम है, तो इसको क्या बोलोगे, तो आइसोटोप्स बोलोगे। लेकिन इसके मतलब इसके जस्ट विपरीत, यहां पे अगर ये क्या हो जाएगा, 2 है और ये 3 है, यहां पे भी 3 रहे लेकिन ये तुम्हारा 3 हो जाए, यानी ये अलग अलग हो जाए और ये समान रहे, है ना, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर बराबर रहे और परमाणु संख्या क्या रहे, अलग अलग रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबार। तो 9वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद अब देखिए इसमें एक और दिया हुआ है ना, आइसोकोर्स। आइसोकोर्स क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना, वो सॉल्यूशन में आप लोग पढ़े होंगे। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, आइसोकोर बोलेंगे। और जब सॉल्यूशन चैप्टर में जाओगे तो आइसोबार का मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर दाब कांस्टेंट रहेगा तो आइसोबार बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में आपको क्या पढ़ना है कि आइसोटोप्स मतलब जिस सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और आइसोबार यानी डिफरेंट मास नंबर, सॉरी डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, तो क्या हो जाएगा, आइसोबार, है ना। याद रखिएगा हाइड्रोजन वाला आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन 2 3 ऐसे होता है तो उसको आइसोटोप बोलते हैं। बाकी उसके विपरीत क्या हो जाएगा, आइसोबार हो जाएगा। क्वेश्चंस रहेंगे इससे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर इन द सेम ग्रुप, है ना, किसी ग्रुप में समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, समान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेलोजेंस आर प्रेजेंट इन, हेलोजेंस कहां प्रेजेंट है, इधर ये हो गया तुम्हारा एस ब्लॉक, है ना, ये हो गया डी ब्लॉक, और इधर क्या हो गया, पी ब्लॉक, इधर क्या हो गया, पी ब्लॉक, और नीचे जो हो गए वो क्या हो गए, एफ ब्लॉक। तो हाइड्रोजन कहाँ रहता है, लास्ट में यहाँ पे पी ब्लॉक में। तो किस समूह में प्रेजेंट होते हैं, पी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। अब पूछा जाएगा क्षारीय धातु जो है वो किस ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो एस ब्लॉक में। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देखिए अब यहां से देखिए चुंबकीय कक्षक क्वांटम, ठीक है, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होते हैं वो क्या स्पेसिफाई करता है, तो ये उपकोष की त्रिविमीय अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स किसको कंसिस्ट करता है, ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे फॉर एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हारा एन है, ठीक है, यानी अगर क्वांटम संख्या जो है मेन प्रिंसिपल क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो एन है, तो एल जो होगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 to n-1, n से कम। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय कक्षक क्वांटम क्या हो जाएगा -L to +L, -L से लेकर के +L तक। ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/2 और -1/2, ये सब में फिक्स होगा अलग अलग, है ना। सेम ऑर्बिटल का भी ये क्या है अलग अलग, बाकी सेम ऑर्बिट है तो बाकी सब समान रहेगा उसका, लेकिन अलग क्या होगा उसका स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो एक एग्जांपल ले ले, एन अगर मान लीजिए 3 है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 और 2, है ना, 3 से कम 0 1 और 2। और एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी -L से +L, तो यानी -2 से लेकर के +2 के बीच में, -2 से लेकर के +2 के बीच में।
समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का मतलब क्या होता है कि एक इनमें से कौन सा सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस को निरूपित करता है, यानी सेम इलेक्ट्रॉन, यानी बाहर में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, है ना, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले क्या है, सोडियम। तो सोडियम में कितना हो जाएगा, 2 8 1 1 होता है। तो जब सोडियम, अब तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम 12 है, अल्युमिनियम सबका दिया हुआ है, फ्लोरीन क्लोरीन सबका दिया हुआ है, आपको याद भी होना चाहिए। अब आ जाइए देखिए, सबसे पहले बराबर करके देखते हैं हम लोग। पोटेशियम का देखिए, पोटेशियम का कितना होता है, सीधा सीधी देखिए, विन्यास करने की भी जरूरत नहीं है। पोटेशियम का कितना हो रहा है, 19। तो एक प्लस है, प्लस यानी घट जाएगा, तो इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। कैल्शियम का कितना है, 20। तो कितना घटाना है, 2, क्योंकि +2 है ना, 2 घटा दो तो क्या हो जाएगा, 18। स्कैंडियम कितना है, 3। तो 1 घटा दो, 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 18। अब क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का 17। तो माइनस है, तो माइनस है तो बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 18। तो आइसो इलेक्ट्रॉन सब में लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें बराबर है, ए में। आई बात समझ में, तो तेरा क्या हो जाएगा आंसर, ए। आप समझ गए होंगे किस तरह से देखना है। अब जैसे मान लो एक नहीं वाला देख करके देखो, जैसे ये है सोडियम प्लस, तो सोडियम प्लस यानी सोडियम का कितना है, 11। तो प्लस है तो वो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10। मैग्नीशियम 2 प्लस, तो 12 में से 2 को घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10। अल्युमिनियम 3 प्लस, तो 13 में से 3 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10। क्लोरीन 17, 17 में 1 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18। बराबर है चारों, नहीं है, 18 को आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस नहीं होंगे। आई होप समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। अब देखो क्या बताया, अभी बताया कि अगर सेम ऑर्बिटल का है, एक ही समान कक्षक का है, एक ही कक्षक का है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें विभेद कैसे कर सकते हैं। तो हमने बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या अगर n जो है, अगर मान लीजिए 4 है, तो दिगंशीय क्वांटम संख्या यानी एजीम्यूथल क्या हो जाएगा, दिगंशीय क्वांटम संख्या जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के 3 तक होगा। 4 है तो 3 तक, n-1 तक रहेगा। क्लियर है, यानी इसको l से, छोटा l से दिखाते हैं। अब चुंबकीय कक्षा क्वांटम संख्या क्या हो जाएगा, -3 से +3 तक। क्लियर है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या कितना हो जाएगा, -3 से +3 तक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अरे वो यहां पे ऑप्शन इधर उधर दे दिया है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ही क्या बोलते हैं, चुंबकीय कक्षा क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय कक्षा क्वांटम संख्या क्या हो जाएगा, -3 से +3 तक। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, ये स्पिन क्वांटम नंबर यानी इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या, ये हमेशा फिक्स रहता है +2 और -2, ये पोलराइजेशन को दिखाता है। आई बात समझ में। तो अगर हम हिंदी पढ़े तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और अगर इंग्लिश पढ़े तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा एग्जाम में नहीं रहेगा, चारों दोनों का ऑप्शन जो होगा इक्वल ही दिया हुआ रहेगा। आई बात समझ में। आई होप कि इससे अगर कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, मुख्य क्वांटम संख्या या फिर क्वांटम संख्या से कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए ये डी ब्रोगली से है, किससे है, डी ब्रोगली से। तो डी ब्रोगली को हम लोग थोड़ा सा समझ ले, किस डी ब्रोगली जो कह रहा है कि नेचर्स जो होते हैं वो सिमेट्री पसंद है उनको। नेचर क्या पसंद है उनको, सिमेट्री। अगर कहीं ऊंचा है तो जितना ऊंचा जाएगा उतना ही नीचे भी आएगा, है ना। तो ये E = mc², जो आपका किनके द्वारा आया था, ये बताइए जल्दी। हाँ, तो समझ गए होंगे, आइंस्टीन जी के द्वारा लाया गया था। तो यहां पे ये डी ब्रोगली जो है वो कहते हैं कि जो वेवलेंथ होता है ना, ये जो होता है h/mv होता है, लैम्डा = h/mv, यानी h जो होता है ना, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक जी के द्वारा दिया गया था। तो h/mv, लैम्डा = h/mv। ठीक है, तो यही है डी ब्रोगली फार्मूला। अब ये डी ब्रोगली फार्मूला से लैम्डा = h/mv से आप देखो कि इस क्वेश्चन को बनाओ। क्या कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 10 mg is moving with a velocity 100 मीटर/सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विथ इट। h की वैल्यू क्या है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेमडा निकालना है तो h कितना हो जाएगा, 6.63
इंटू 10 टू द पावर -34 बाई एम कितना है 10 इंटू भी कितना है 100। क्लियर है? 6.63 तो सब में सेम हो जाएगा। चलो यानी चेंज यहां करना है तुमको, ठीक है। तो जब यहां पे चेंज करना है, एक चीज और देखो, यहां पे क्या दिया हुआ है एम जी, एम यानी मिलीग्राम, है ना, क्या होगा एम यानी मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को तुमको चेंज करना है किसमें, ग्राम में या केजी में। अब केजी में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ये तो 100 हो, एक मिनट आप ये देख लीजिए फिर से 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। देखिए जैसे देखो कि ये बराबर दिया हुआ है, इधर वाले को छोड़ दो, इससे तुमको अब कोई लेना नहीं है। नीचे क्या हो जाएगा एम भी, एम क्या है 10 और भी कितना है 100, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि यहां पे क्या है मिलीग्राम, क्या है मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम जो होगा या फिर 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, 1 ग्राम में हो जाएंगे आपके 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/1000, 1 मिलीग्राम बराबर ग्राम में कितना हो जाएगा 1/1000, और इतना ग्राम केजी में कितना हो जाएगा फिर से उतना ही 3 को, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 6 और 2 8। क्लियर है? तो ये देखिए आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 बाई कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 का पावर 2 यानी 100। तो ये 100 है, इसको हटाइए 100, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा -3, है ना। तो कितना हो जाएगा 10 का पावर -37। ये अगर मिली लगा दीजिएगा तो ऊपर में कितना चला जाएगा, इसको क्या करना है आपको केजी में चेंज करना है ना, किस में चेंज करना है केजी में चेंज करना है। तो केजी में चेंज करने के लिए किससे करोगे पहले 1000 से। अगर केवल यहाँ पे ग्राम होगा, ये एम अगर गलत दिया हुआ है तो केवल ग्राम होगा तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा -34, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मिलीग्राम होगा तो फिर क्या होगा एक और ऊपर में 1000 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000 से 1000 ये कट जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -31। तब आंसर क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू पावर -31 मीटर। क्लियर है? तो आप इसको देख लोगे। अगर तो ये क्या है एम जी है तो मिलीग्राम इसको हम कंसीडर करेंगे, तो मिलीग्राम कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एच कितना वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 बाई एम वैल्यू कितना है 10 और भी कितना है 100, है ना। अब इसको क्या करोगे तुम केजी में बदलोगे, तो बाई 1000 गुने 1000, ये 1000 से ये 3 को 0 कट गया, ये 1000 बचा तो ये 3 से ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31, है ना। यानी यहां पे प्लस में है 0 वाला, तो ये क्या हो जाएगा घट जाता है। क्लियर है? तो 1 मिनट इसको एरोप्लेन मोड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा -31, ठीक है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। अब सबसे आसान आसान क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर को कौन दिखाता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों जो है वो एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन N2+, N का क्या है, N2+ में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बता दो। लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 14 से तो तुमको कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए क्या देखोगे 7, कितना दिखाओगे 7, 7 में से 2 + 2 है ना, तो 2 बाहर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो यानी 2 और 3, तो लास्ट में कितना बचे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, है ना, एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 1.2 बार प्रेशर। The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degree Celsius. What would be its pressure?
35 डिग्री ताप पर, है ना, सेल्सियस ताप पर 1.2 बार दाब पर 120 मिलीलीटर धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। यदि 35 डिग्री सेल्सियस पर गैस को 180 मिलीलीटर धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित किया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस बराबर है, यानी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां पे क्या है, प्रेशर 1.2 बार, और यहां पे जो प्रेशर है ये आपको निकालना है। तो आपको पता है क्या, आइडियल गैस पीवी इक्वल, यानी बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं कि पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी के। प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, जो भी होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, प्रेशर के। तो पीवी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यानी P1 V1 बराबर P2 V2, पीवी हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। तो P1 V1 बराबर P2 V2। तो V2 दिया हुआ 180, P1 V1 दे दिया है, P1 कितना हो जाएगा 1.2 और V1 कितना है 120 ml बराबर P2 कितना है, P2 निकालना है, V2 कितना है 180 ml। देखो इधर भी ml है इधर भी ml है, तो अगर मिलीलीटर में चेंज करोगे इसको भी तो वो भी कट ही जाएगा, तो कोई करने की जरूरत नहीं है, तो जितना है उतना ही छोड़ देंगे। अब ये 180 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे 180 आ जाएगा, तो इसको काटो, ये 0 से 0 कट गया, ये इसके नीचे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब 10 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 6 18, 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 दूनी के 8, 8/10। तो 8/10 यानी कितना हो जाएगा, 8/10 यानी 0.8 0.8 बार। आई बात समझ में। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है तो सीधा कुछ सोचना नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाइए, कौन, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्लियर है। इस पर एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ये देख लीजिएगा। नीचे देखिए दे दिया है, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है, यानी निश्चित ताप निश्चित है तो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, दाब। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो ये क्या है, बॉयल्स लॉ। और जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, चार्ल्स लॉ। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 20 क्वेश्चन की आदर्श गैस में वह है जो सभी गैस नियमों का पालन करता है। ठीक है, तो कब, क्या टेम्परेचर पर केवल टेम्परेचर समान रहेगा तब, केवल प्रेशर समान रहेगा तब, किस पर, तो वो जो सब कुछ समान रहेगा या फिर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, समान रहे या फिर निम्न रहे ज्यादा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी प्रायोगिक अवस्थाओं में आइडियल गैस जो होगा, आदर्श गैस जो होगा, वो गैस के सभी नियमों को पालन करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो कि किसी गैसीय मिश्रण में कुल दाब बराबर होता है, टोटल प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये क्या होता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, हमेशा सम। यानी आप देखे होंगे जब पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला जो फॉर्मूला है उसके बाद जब पी टोटल होता है वो क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी पार्शियल प्रेशर हैं वो सबके सम के बराबर होता है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कि 4.4 ग्राम ऑफ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 2.24 लीटर गैस कैन बी। या अब यहां पे आप ध्यान रखिए, 1 मोल गैस का कितना कंटेन करेगा वॉल्यूम, तो 22.4 लीटर, कितना 22.4 लीटर। जिसे 1 मोल में जितना ग्राम होता था ना, जो उसका एटॉमिक मास होगा, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता था उसी के ग्राम के इक्वल होता था 1 मोल, और यहां पे लीटर के इक्वल होगा। क्या हो जाएगा लीटर, 22.4। इज दैट क्लियर। तो 2.24 कितना मोल देगा, 22.4 जो होगा, 22 किसी का भी 22.4 जो है वो 1 मोल दे रहा है, तो 2.24 जो होगा वो कितना मोल देगा, तो 2.24 बटे क्या हो जाएगा 22.4, गुने यहां से हटेगा तो गुने 10 हो जाएगा ऊपर, और यहां से हटेगा तो क्या हो जाएगा गुने 100 हो जाएगा नीचे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1/10 यानी 0.1।
यानी 2.24 लीटर जो है, 2.24 लीटर वो कितना मोल दे रहा है? 0.1 मोल। ठीक है, अब तुमको क्या पता है कि 1 मोल किसी का जो होगा, है ना, 1 मोल जो होगा किसी का, वो कितना ग्राम देगा? x ग्राम, उसका एटॉमिक मास के, यानी गैस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो 0.1 मोल जो होगा वो कितना देगा? x बटा 0 पॉइंट, सॉरी, एक मिनट, आप इसको क्या करें, मोल से ना जाकर के 4.4 की तरफ चाहिए। अगर मान लीजिए x ग्राम जो है वो कितना मोल दे रहा है? 1 मोल दे रहा है, तो 4.4 ग्राम जो है वो कितना मोल देगा? तो 4.4 ग्राम देगा, 4.4 इंटू 1/x, इतना मोल देगा। मोल कितना है पता है? 0.1 है, तो x यहां जाएगा, 0.1 यहां जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। अब 44 इसमें किसका मॉलिक्यूलर मास है देख लो, इसका हो जाएगा कार्बन का 12, 16 दूनी 32, 32 और 12 44। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 22। इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें केवल ध्यान रखना है कि 1 मोल में कितना लीटर? 22.4 लीटर। ठीक है, सब यहीं पे क्लियर करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में बहुआबंध कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होने वाला प्रभाव, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मल्टीपल जो बॉन्ड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो गए। जैसे मान लो सी का बॉन्ड है, इसमें एक सिंगल बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया, तो जब सी बॉन्ड इस पर कोई आएगा, अटैक करेगा, आया भैया एच बोला इस पर अटैक करेगा, तो एच इससे बॉन्ड बनाएगा ना, तो एच के पास अपना एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, और ये अपना इलेक्ट्रॉन तो एनएस शेयर करके बैठल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना एच को, तभी ना इससे बॉन्ड बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है जो अस्थाई नहीं होता, अस्थाई होता है, ये जो होता है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, है ना। ये अब जैसे ये एच यहां से हट जाएगा, बस ये ऑटोमेटिक अपने जगह पे आ जाएगा। ये स्यूडो होता है, मतलब एक्चुअल ना होकर के एक अस्थाई होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिएक्शन, यहां देखिए, यहां CH3 का होल 3 C Br ब्रोमीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल दे रहा है। तो ये जो OH है ये कहां बैठ रहा है? यहां Br के जगह पर सब्स्टिट्यूट हो गया ना। तो Br को बोला कि हम तुम्हारे जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जा रहे हैं, और तू हमारे जगह पर, इधर HBr हो जाएगा, पूरा नहीं दिया है तो HBr, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। IUPAC नेम लिखना है इस कंपाउंड का, ऑप्शन के द्वारा हम इसको पकड़ेंगे। रूल क्या कहता है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन को हमको ढूंढना है, सबसे लंबी चेन जो है उसको ढूंढनी है। आइए हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं रूल के अनुसार। तो चेन ढूंढो, चेन क्या कह रहा है? पहले 1 2 3 4 5, एक चेन ये हो गया। दूसरा 1 2 3 4 5 6, एक चेन ये हो गया। इधर से घूमो, 1 2 3 4 5 6। अब किधर से लोगे? 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 हो रहा है, तो ई तो होगा नहीं, सीधा सीधी वाला गायब हो गया, इसको हटा दो। अब इधर से देखो, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इधर से जाओगे तो 1 2 3 4, तो जब इधर से जा रहे हो तो तीसरे नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड है, और इधर से जा रहे हो तो चौथे नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड है। तो जो नजदीक डबल बॉन्ड होगा वही लॉन्गेस्ट चेन को हमको रखना है, जब बराबर आ जाए तब। क्लियर है? इज दैट क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, जब ये समझ में आपको आ गया तो आप क्या करोगे कि आप देखिए, यहां है 1 2 3 4 5 6, तो 6 यानी हेक्स, तो हेक्स हेक्स सब में है। चल भैया,
अब यहाँ डबल बॉन्ड तो ENE लगेगा, सब में लगल है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 किस पर इथाइल है, इथाइल है ना, 1 और 2, 2 गो कार्बन है तो क्या हो गया इथाइल, 3 गो रहता तो प्रोपाइल हो जाता, 1 रहता तो मिथाइल हो जाता, तो ये क्या हो गया इथाइल। अब इथाइल वाला कौन कौन है, ये वाला और ये वाला, बाकी ये दोनों तो घर चल गए, क्लियर है ना। तो इथाइल हो गया। अब ये कितने नंबर पर इथाइल है, पहला दूसरा तीसरा, किस पर है, तीसरा पर है, तो 3 इथाइल, तो 3 इथाइल ही हो गया। बाकी 2 हेक्सेन तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एक दूसरा के पास है, लेकिन इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ मिलेगा तुमको, 3 इथाइल हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन, क्लियर है, ये भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लवर, यानी जिसको चाहिए, कमी है, यानी केटायंस, वो क्या है इलेक्ट्रोफाइल। और जो एनायंस है वो क्या है न्यूक्लियोफाइल, अधिकता है उसके पास, ठीक है। तो पॉजिटिव यानी H2O है ना, OH क्या हो गया माइनस, OH क्या होगा माइनस, तो ये कहां चला जाएगा, एनायन जो होगा न्यूक्लियोफाइल में। NH3 है ना, NH3 क्या हो जाएगा, N क्या है निगेटिव, तो चला जाएगा वहां। हाइड्रोजन के ऊपर अभी आपको कहीं नहीं देखना है, ठीक है। फिर देखो AlCl3, तो Al जो है वो क्या हो जाएगा 3+ होगा ना, Al क्या होगा 3+, तो Al जब 3+ होगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हुआ ना, केटायन हुआ, तो केटायन जो होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। आप ढूंढोगे मेटल, इलेक्ट्रोफाइल अगर आपको ढूंढना है तो क्या ढूंढोगे मेटल, मेटल ढूंढा आंसर मिला। देखो मेटल केवल एल्युमिनियम के पास है, बाकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मेटल ढूंढो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, ठीक है। आई होप ये लेविस स्ट्रक्चर है ना उसके अनुसार से है। तो अब समझ गए होंगे आप कि इलेक्ट्रॉन रागी जो है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किसको बोलते हैं, मेटल ढूंढो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। अब विच एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, आंख मूंद के 1 से लेकर के 20-30 तक, तो याद रखो, कुछ देखो याद भी नहीं रखना है तुमको, सीधे देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसान भाषा में देखो समझ जाओ। यहां देख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले 1s के पास जाएगा, 1 का 1 और s का 0, तो क्या हो जाएगा दोनों मिला दोगे तो 1 होगा, चल भैया। 1s के बाद जाएगा 2s, 1 के बाद हो ही नहीं रहा है ना, s के साथ ही केवल जाएगा क्योंकि 1 के नीचे 0 है, बस 0 तक होगा, तो 0s का है उसी के साथ होगा। 2 है, 2 यानी 0 और 1 यानी s और p इसके पास होगा, तो 2s और 2p 2 होगा, 2s यानी 2 + 0 और ये 2 + 1 यानी क्या हो गया 3, क्लियर है। फिर 1s 2s 2p 3s 3p 3d, 3 हो जाएगा कि नहीं, 3 है तो 2 तक जाएगा, s का 0 p का 1 और d का 2 हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। अब इसी लाइन से जाएगा 3p 3d हो गया। अब देखिए एक हल्का सा सोचिए कि यहां पे क्या हो गया 3, इसका भी 3 हो रहा है कि नहीं, तो पहले कौन आएगा, पहले ये आएगा, क्यों, क्योंकि ये पहले है, 2 पहले है तो पहले आएगा कौन, ये वाला, ठीक है। जब बराबर होगा तब, अब यहां पे देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 4 है, तो कौन पहले आएगा, ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 और p यानी कितना हो गया 4 और 3 और d ये कितना हो गया 5 हो गया। अब इसके बाद क्या आ जाएगा 4s, 4 में तो f तक जाएगा क्योंकि 4 है, तो s p d तो 2 हो गया, तो 3 तक नहीं जाएगा, f का क्या हो गया 3, तो 4s में जाओगे तो कितना आएगा 4। अब देखो 4 इसका भी आ रहा है, 3p का भी आ रहा है ना 4, तो पहले ये 3 है इसलिए कौन आएगा ये 4 वाला आएगा, लेकिन उसके बाद ये 4 वाला आएगा, ना कि तुम्हारा ये 3d आएगा, 3d तुम्हारा नहीं आएगा, क्यों 3d का 5 आ गया, तो पहले कौन आएगा 4 आएगा। इज दैट क्लियर, भले यहाँ पे 4 हो या कुछ भी मुख्य क्वांटम नंबर कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब देखो पहले मान लो कि एक 11 है, उसका हम लोग करके देखते हैं, यानी सोडियम का, तो 1s2
2। एस में कितना मैक्सिमम जा सकता है इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितना जा सकता है? 6। डी में कितना जा सकता है? 10। एफ में कितना जा सकता है? 14। ठीक है, अब क्या हो गया? 1s2, इसमें क्या हो जाएगा? 2s2, 2p, 2 2 4 और 6 10, है ना? और उसके बाद क्या हो जाएगा? 3s1 होगा कि नहीं होगा? 2 2 4 6 4 10 और 1 11। 11 हमको जोड़ करके कर देना है एसपीडी लिखते हुए, है ना? अब तुमसे कोई कहेगा कि चलो ऐसा करो भाई कि तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है। चलो ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तुमको नहीं पता है क्या करना है, तो पहले 1s, 2s के पास तो 2s और 2p जाएगा, 3s के पास 3s, 3p, 3d, ये इतना तक जाएगा, इतना तक तो तुमको पता है। अब इसमें 2 करो, इसमें 2 करो, इसमें 6 करो, तो 2 2 2 2 4 और 6 10 हो गया, और इसमें 2 हो गया तो 12 हो गया, और इसमें 6 हो जाएगा तो 18 हो गया। इधर जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? 18। अब कहोगे कि ठीक है सर इसमें तो हम कर लेंगे, लेकिन अब आगे बताइए कि अगर मान लीजिए 21 से 30 के बीच में रहेगा तब, तो ठीक है भाई 21 से 30 में देखो तो क्या लिखोगे? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, यहां तक 18 हो गया। फिर 3p के बाद 4s जाएगा, क्यों? क्योंकि 4s और 3d यही ना होगा, 3d तो पहले आ जाएगा क्योंकि 3 यहां है। तो लेकिन इसको जब जोड़ोगे तो 3 और 2 5, और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो पहले क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, इसलिए 4s आ जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s में। किस में जाएगा? 4s में जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो कहां जाएगा? 3d। इससे बाहर तुमको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको जानना है। जो भी पूछेगा इसके अंदर का ही पूछेगा, ठीक है? अब देखो, अब चूंकि क्वेश्चन में इतना लंबा देगा नहीं, तो इसलिए 3p तक के लिए आर्गन दे देगा। क्या दे देगा? आर्गन, AR, यानी E हो गया 18, ऑलरेडी कितना हो गया? 18। समझ में आ गया? तो 18। अब यहां पे 2 हो गया, और D का अगर 1 हो गया तो 21 हो जाएगा, 2 हो गया तो 22 हो गया, 3 हो गया तो 23 हो गया। आई बात समझ में? केवल ध्यान कहां रखना है? ध्यान 2 पर रखना है। एक हो गया क्रोमियम Cr, और दूसरा हो गया कॉपर Cu। कॉपर का होता है 29 और क्रोमियम का होता है 24। तो जब 24 का अगर करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आर्गन रख लो, मान लो 18 तक का आर्गन हो गया, फिर 4s2 20 हो गया, और 3d4 ये होना चाहिए। लेकिन जैसे यहां 4 होता है तो ये कहता है कि हमको स्टेबल बनाओ भैया। स्टेबल या क्या होगा? या तो अधिया वाला होगा या तो पूरा होगा। तो 10 का अधिया कितना हो गया? 5। तो 5 वाला भी रहेगा, वो भी क्या होगा? स्टेबल होगा। तो कहेगा कि हमको भैया स्टेबल बनाओ, तो स्टेबल का कहेगा कि ए सबसे कमजोर है, तो ऐसा करेगा कि एक फिर से अपना एगो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ई बोला कि भैया हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ई का कर दिया कि अपने रह गया अकेले, और इसको दे दिया दयादान में, तो इसको कर दिया 5। अभी क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो जब अगर तुमको क्रोमियम का पूछे तो AR, है ना, उसके बाद 4s1 और 3d5, 3d5। क्लियर है? अब ये 4s1 बाद में लिखो चाहे पहले लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से कॉपर का देखिए, AR तो 18 हो गया, उसके बाद 4s के पास जाएगा तो 2 20, और कॉपर क्या है? 3d 9। ये जब 9 आया तो बोला कि यार हमको स्टेबल बनाओ, हमको पूरा पूरा बनाओ। तो ये कहेगा कि ऐसा हम करो, हमको एगो इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ई का किया, एगो इलेक्ट्रॉन एकरा दे दिया, अपने रह गया अकेले, और एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया एकरा। हो गया ना? तो जब इलेक्ट्रॉन एकरा दिया तो अपने रह गया अकेले, और अपन साथी दे दिया इसको, तो ई तो बन गया पूरा पूरा 10। ई लेकर के अपन हो गया पूरा पूरा 10, और ई बेचारा रह गया अकेले। तो इसका क्या हो जाएगा? AR 4s1 3d10। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑप्शन में दिया तब की बात है, और नहीं तो अगर पूछेगा कि बताइए किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो सबका एटॉमिक नंबर तुमको पता है, बस उसी को जोड़ दो। इसका 18 19 और 10 29, यानी 29 किसका है एटॉमिक नंबर? कॉपर का, तो कॉपर का है। क्लियर है? चलिए तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये भैया किसका है? तो आर्गन 18 19 और 10 29, 29 के है? कॉपर का है। अगर यहाँ पे S1 और यहाँ पे 5 रहता तो जोड़ दो, आर्गन के 18 19 और 5 24 के हो जाता, क्रोमियम का हो जाता, 28 27, है ना? देख लोगे आयरन का, कोबाल्ट का, है ना, कॉपर का, जिंक का।
तो एटॉमिक नंबर याद रखो सीरियल से, सब हो जाएगा। अब देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मतलब कि केटायन वाला कार्बन के पास जिसमें प्लस का चार्ज है उसके पास कितने कार्बन वाले एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कार्बन वाले एटम्स प्रेजेंट हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन उसके पास प्रेजेंट होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगी। इज दैट क्लियर? तो इसमें देखो, इसमें ये कार्बन वाला प्लस वाला है, इसके पास कितना कार्बन है तो 3 कार्बन, 3 डिग्री है। इसके पास कितना कार्बन है तो 2 कार्बन है ना 2 कार्बन वाला तो 2 डिग्री। यहां पे कितना है 1 डिग्री है ना। कहने का मतलब है कि एक कितना कार्बन इसके पास तो 3 कार्बन है, इसके पास 2 कार्बन है, इसके पास 1 कार्बन है, इसके पास एक भी कार्बन नहीं है ना। तो सबसे लिस्ट स्टेबल ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। अरे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ये हो जाएगी। तो 28 का सही आंसर आपको पता चल गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तथ्यों के आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है? नवीन वाला तो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। ये देखिए क्वेश्चन, इसको भी देखिए। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स यानी समावयव, समावयव जो होगा वो, यानी आइसोमर्स जो होंगे वो क्या होंगे? स्ट्रक्चर में डिफरेंट होंगे। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूलाज आर सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला। स्ट्रक्चर में डिफरेंट होंगे लेकिन आपके मोलिकुलर फार्मूला जो होंगे है ना, चाहे उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे, कार्बन ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? लेकिन जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो अब देखो भैया कि ई कैसे डिफर कर रहा है। यहां पे ओ है यानी ईथर है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हुआ? सक्रिय समूह, है ना। तो जो कौन सा ये सक्रिय समूह है ना, कौन सा ये क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। तो क्रियात्मक जो समूह होगा इसमें ईथर है। ये क्या है? ईथर है और डाइथाइल ईथर। और ये क्या है? CH3CH2OH। ये क्या है? अल्कोहल है ना, इथेनॉल है। तो अल्कोहल ये हो गया OH ग्रुप का और ये हो गया O ग्रुप का, ईथर वाला ग्रुप का। तो ये दोनों का ग्रुप अलग अलग हो गया। यानी किस पर डिफर है? ये फंक्शन पे, यानी क्रियात्मक समूह समावयव है। क्या है? क्रियात्मक समूह समावयव, इसको सही से आप पढ़ लीजिएगा, समावयव है ना, समावयव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्काली मेटल। अल्काली मेटल 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यानी क्षारीय धातु 1, क्षारीय पृथ्वी धातु 2। तो 1 होगा तो ऐसे पर होगा, एस कने है NS1 जो होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्काली मेटल। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है 32, अल्काली मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और एयर टू गिव। देखो मेटल है ना, मेटल रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड ही बनाएगा। मेटल क्या करेगा? बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, अब ये देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के इन KO2। देख लीजिएगा क्वेश्चन है ना, KO2 प्लस नहीं है, नहीं है। तो अगर आयन रहता तो उसका अलग से बनता। तो KO2 का क्या हो जाएगा? इसमें K का पूछ रहा है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन रहेंगे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देख लोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सबसे पहला किसका किसका जीरो होता है? कोई भी एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा, जैसे O2 है ना, N2 है, एसेट है ना, ये जितने भी बेंजीन है, जितने मतलब इस तरह का एलिमेंट वाला फॉर्म में होगा, बेंजीन नहीं, इस तरह का एलिमेंट के फॉर्म में जो भी होगा उसका क्या हो जाएगा? जीरो। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जीरो। आई बात समझ में? फिर दूसरा क्या कहता है कि जिसका चार्ज इक्वल है, जैसे मान लो क्या है NaCl, तो Cl माइनस हो गया, Na प्लस हो गया, तो इसका टोटल जो होंगे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का NaCl के पूरे NaCl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जीरो। अलग अलग तो एक हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? अब देखो ऑक्सीजन यानी जो अर्थ अल्काली मेटल है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या हो जाएंगे? +1। अल्काली अर्थ मेटल है तो उसका क्या हो जाएगा? +2। ठीक है,
ऑक्सीजन का हमेशा क्या हो जाएगा 2 माइनस, एक है F2O वाला केस है, उसको छोड़ करके ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 2 माइनस। क्लियर है? तो अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ के क्या है पोटेशियम, तो ई क्या है फर्स्ट अल्काली अर्थ मेटल में, तो यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है एक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना हो जाएगा +1। क्लियर है? तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, विच कलर इज इंपार्टेड बाय द फ्लेम सोडियम, सोडियम का जो फ्लेम होगा जलेगा सोडियम तो कैसा होगा गोल्डन येलो कलर देगा। कैसा कलर देता है? गोल्डन येलो कलर देता है। सॉल्वे प्रोसेस जो होते हैं वो किस यूज किए जाते हैं क्या बनाने के लिए? सॉल्वे प्रोसेस जो यूज किए जाते हैं वो सोडियम कार्बोनेट को बनाने में, सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश को बनाने में सॉल्वे प्रोसेस का, सॉल्वे प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये